नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से। क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के तीसरे अध्याय अतीत में दबे पांव, इसके सार के ऊपर चर्चा करूंगी। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी जी। तो आइए शुरू करते हैं। अतीत में दबे पांव। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा बसे थे। जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। वह आज के सेक्टर मार्क कॉलोनियों की नीरस योजनाओं की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ में अनुशासित थी। उनमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राजपोषित था, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों को आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते। अतीत में दबे पांव पाठ का सारांश। अतीत में दबे पांव पाठ साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महान नगरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत की सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये दर्शाया गया है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के समय की जो खुदाई के समय अवशेष मिले हैं, उसको देखकर उस वक्त की सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। लेखक का मानना है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदाड़ो और ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहाँ कभी था। आज भी वहाँ के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। दोस्तों, जब खुदाई की गई तो पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के समय का अवशेष ऐसा का ऐसा दबा हुआ मिला कि जैसे लग रहा है मानो वो कभी मिटा ही नहीं था। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाज़ें सुनी जा सकती है। खंडर बने घरों की टूटी सीढ़ियाँ अब चाहे कहीं न ले जाती हो, चाहे वह आकाश की ओर अधूरी रह गई हो, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहाँ चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख सकते हैं। दोस्तों, जो खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उसमें जो कुछ घर मिले हैं वैसे के वैसे ही जैसे पहले थे। उसमें कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। अगर आप उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ मिटा ही नहीं था। वो सभ्यता, वो शहर आज भी वैसा का वैसा है जैसा बहुत सालों पहले ध्वस्त हो गया था। मोहनजोदाड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमर भी है। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता या धर्मसत्ता के केंद्र रहे होंगे। ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से ये स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीज़ें कही जा सकती है, परंतु ये गढ़ उस द्वितीय वास्तुकला कौशल की बाकी बचे नमूने हैं। मोहनजोदाड़ो शहर की रचना नगर योजना का अनूठा प्रमाण है। उदाहरण है यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी है या फिर आड़ी है। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेशों के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर निरस्ता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत्व में उसे विश्वास नहीं रहा है।
मोहनजोदाड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इस उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाएं तो दूर तक खंडर टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के ही रहे होंगे। चूँकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे, शायद इसलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। टीले की दाईं तरफ एक लॉबी दिखाई देती है। इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को इस धरोहर के प्रबंधकों ने देवमार्ग कहा है। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। इसकी गहराई रगत फुट है तथा उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती है। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। ये वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा, क्योंकि इस सभी स्नान घरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है ताकि कुंड का पानी रिस न सके और अशुद्ध पानी कुंड में न आ सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनाई हुई है। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी है तथा ईंटों से ढकी हुई भी है। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा नहीं है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के खंडहर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे। ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते थे। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय कहा जा सकता है। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदाड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदाड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों की सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू काबूचिए ने इस्तेमाल की। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार का जी ने यह सीख मोहनजोदाड़ो से ली हो। ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समांतर ढकी हुई नालियाँ हैं। बस्ती में ये नालियाँ इसी रूप में है। प्रत्येक घर में एक स्नान घर भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियाँ बाहर हौदी तक आती है और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती है। कहीं कहीं वे खुली हो जाती है, परंतु अधिकतर वे ऊपर से ढकी हुई है। इस प्रकार सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। शहर के कुएं भी दूर से ही अपनी ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। ये कुएं पक्की ईंटों से बने हुए हैं। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदाड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। लेखक भी ये प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नान और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवारों से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियाँ हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं। शायद इनमें कुछ लघु उद्योग के कारखाने होंगे। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में है। अधिकतर घर लगभग 30 गुणा 30 फुट के हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियाँ भी मिली है। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की ओर जाती है। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। घरों के बाहर कुछ कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। शायद ये कुएं
कर्मचारियों और कारीगरों के लिए घर रहे होंगे। बड़े घरों में कुछ छोटे छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। एक विचार यह भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ नहीं है, शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही होगी जो बाद में नष्ट हो गई होगी। छोटे घरों की बस्ती में सकरी सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ी के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी के कारण होता होगा। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब ये ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं है, गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होती है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती हो। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। शायद लोग वर्षा के पानी पर अधिक निर्भर रहते होंगे। बाद में वर्षा कम होने लगी हो और लोगों ने कुएं से अधिक पानी निकाला होगा। इस प्रकार भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया होगा। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी के वासी यहाँ से उजड़कर कहीं चले गए और सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता इस प्रकार नष्ट हो गई हो। लेखक के इस अनुमान से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहनजोदाड़ो के घरों और गलियों को देखकर तो अपने राजस्थान का भी ख्याल हुआ आया। राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताज़ा हो आई। इस खूबसूरत गांव में हरदम गर्मी का माहौल पर्याप्त है। गांव में घर तो है परंतु घरों में लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपना घर बार छोड़ के चले गए थे। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए। अब ये घर खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु ये घर ढहे नहीं। घरों की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसा कल की ही बात हो। लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया है। खंडहरों ने उसे वहाँ रोक लिया है। जैसे सुबह गए लोग शाम को शायद वापस लौट आए। मोहनजोदाड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जवाब ज़रूर दूँगी।